सरकारें बहुत बोलती थीं, करती नहीं थी। पहली बार ये सरकार, किसी सरकार ने जो कथन किया है उस पर क्रियान्वयन किया है और जल ही जीवन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज तक 9 करोड़ ग्रामीण घरों तक पानी पहुंचाया गया। पहले या तो टोटी नहीं होती थी, और अगर टोटी होती थी तो पानी नहीं होती थी। मोदी जी के शासनकाल में टोटी भी है और पानी भी है 9 करोड़ घरों में, जिसमें से 5 करोड़ घर केवल पिछले 2 वर्षों में कनेक्ट हुए, केवल पिछले 2 वर्षों में। और इस साल हमारा टारगेट है कि 4 करोड़ नए घरों को हम कनेक्ट करेंगे। तो जो वर्ष में अब 13 करोड़ घर कनेक्ट किए जाएंगे। पिछले वर्ष 40,000 करोड़ का आवंटन था इस योजना के लिए। इस वर्ष केवल जल जीवन मिशन के लिए 50% वृद्धि करके 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। एक भी व्यक्ति इस देश में प्यासा न रहे, एक भी व्यक्ति इस देश में भूखा न रहे, एक भी व्यक्ति इस देश में घर के बिना न रहे। भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सोच है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण की सोच है। इतिहास में पहले किसी और सरकार ने 40,000 करोड़ पिछले वर्ष, 60,000 करोड़ इस वर्ष, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए केवल घर घर में पानी पहुंचाने के लिए एक संकल्प किसी और सरकार ने शायद न लिया। तो ये रहा पहला स्तंभ, प्रोग्रेसिव, प्रोएक्टिव। इसी के साथ दूसरा स्तंभ जो जुड़ा हुआ है वो कृषि का है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा देवता है, लेकिन आज किसान को आधुनिकता के साथ भी जोड़ने की जरूरत है। यह समय की मांग है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसान को, हमारे माताओं को, बहनों को, तो संकल्प उन्होंने लिया है कि डिजिटल हाईटेक सुविधाओं के साथ हम लोग किसान को जोड़ें, एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ हम किसान को हम जोड़ें, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान को चैनलाइज हम लोग कर पाए किसानों के लिए। इसी के साथ समर्थन मूल्य पर भी रिकॉर्ड खरीदगी की गई है। अभी निकट पूर्व में हम बात करें धान की फसल की, इसी सीजन में समर्थन मूल्य के आधार पर धान की फसल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की खरीदगी की गई और बजट में समर्थन मूल्य की खरीदगी के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है का आवंटन समर्थन मूल्य में खरीदगी के लिए रखा गया है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कृषि के प्रति, किसानों के प्रति। सीधे हमारी सोच विचारधारा है कि सीधा सीधा ये राशि किसान के बैंक के खाते में पहुंचे और इसके लिए हमने ये आधारित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर 68,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे किसान के बैंक अकाउंट के खाते में पहुंचाया जाएगा। यूरिया की बहुत कालाबाजारी की जाती थी, यूरिया की नीम कोटिंग की गई है ताकि कालाबाजारी समाप्त हो और उसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उस फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी 80,000 करोड़ से बढ़ाकर इस साल के बजट में
1,05,000 करोड़ हमने कर दिया है। मतलब एक ही वर्ष में 33% वृद्धि फर्टिलाइजर की सब्सिडी में हम लोग ने की है। इसी के साथ साथ तो मैंने कहा कि किसान को आधुनिकता के साथ जोड़ना है, प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना है, आईटी के साथ जोड़ना है। वहीं प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसान को आधुनिकता के साथ भी हमें जोड़ना होगा और इसलिए किसान ड्रोन की नई पॉलिसी की शुरुआत हमने की है। ड्रोन का इस्तेमाल हर किसान करे, किफायती हो, चाहे फर्टिलाइजर छिड़कने की बात हो, चाहे खेती के उत्पादन की समीक्षा करने की बात हो, ये सारे सुविधा किसान को मिल पाए, इसलिए किसान ड्रोन की पॉलिसी की भी शुरुआत हम लोग ने की। जैसे जैसे तकनीक के आधार पर हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही प्रकृति का भी ख्याल हमें रखना है और इसलिए प्रधानमंत्री की सोच और विचारधारा प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति भी है। विश्व में एक बहुत बड़ा डिमांड बढ़ रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए और उसमें भारत की क्षमता हमारे अन्नदाताओं के आधार पर हमें उजागर करना होगा और इसलिए एक उत्तर प्रदेश की नदियों के दोनों तरफ ऐसे औद्योगिक कॉरिडोर बना है, वैसे अब किसानों के लिए कॉरिडोर बना है प्राकृतिक खेती के लिए, ताकि वो अपना हुनर, अपनी क्षमता के आधार पर अपना नाम राष्ट्र के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर कर पाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट का आवंटन बढ़ाया गया है। एक कीर्तिमान हमने स्थापित की है कि 164 करोड़ वैक्सीन टीके हमारे देश में लगे हैं, जो विश्व से सबसे ज्यादा है। विपक्ष बहुत प्रश्न उठा रहे थे हमारी वैक्सीन की क्षमता के बारे में। यह आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है कि जिस देश में टीकाओं BCG वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो और वो भी 10 साल बाद देश में आता था, उसी भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन नहीं लेकिन दो वैक्सीन का भारतीय उत्पादन हुआ है। और जो भारत वैक्सीन का आयात करता था, वही भारत आज वैक्सीन का निर्यात कर रहा है। और WHO की स्टडीज ने यह रेखांकित की, विश्व की संस्थाओं की स्टडीज ने रेखांकित की हैं कि जो भारत का वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, सबसे अद्भुत वैक्सीन है पूरे विश्व में। यह आत्मनिर्भर का संकेत है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प का संकेत है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट के आवंटन में 70% वृद्धि करके 85,000 करोड़ का बजट आज हमारा बन चुका है। कोरोना की तीसरी लहर में हम लोग अपना जीवन का ज्ञापन आज कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में कैबिनेट के द्वारा 62,000 हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लिए, हमारे जिला अस्पतालों के लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, सीटी स्कैन मशीन्स के लिए। और ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार, जब जनता की जान की रक्षा की बात हो तो राशि हमें कहीं से भी लानी हो, वो बजट का आवंटन किया जाएगा ताकि जनता की जान की रक्षा सदैव हो पाए। इसी के साथ साथ अधोसंरचना किसी भी देश के नवनिर्माण का एक प्रसंगत भाग होता है।
वातावरण प्रोत्साहित करने की कोशिश हर देश कर रही है। भारत ने यह निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर हमें निवेश को प्रोत्साहित करना है, निवेश को आकर्षित करना है, तो भारत सरकार पहले निवेश करेगी। जैसे क्रिकेट में फ्रंट फुट पे बैटिंग किया जाता है ना, वैसे ही प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं भारत की अधोसंरचना के लिए और भारत में निवेश करने के लिए। भारत सरकार ने 2020-21 में 4 लाख करोड़ का टारगेट रखा था अधोसंरचना के निवेश के लिए। 2021-22 में उस टारगेट को वित्त मंत्री ने 29% बढ़ाकर 5,45,000 करोड़ रेखांकित किया था। और इस वर्ष प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के बजट में, निर्मला जी के बजट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 7.5 लाख करोड़ का निवेश भारत की अधोसंरचना में भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। 36% वृद्धि, पहले 29% वृद्धि, अब 36% वृद्धि। कांग्रेस के सरकार के समय में 2014 में जो राजकीय व्यय, पब्लिक स्पेंडिंग केवल 1 लाख, आज वो राजकीय व्यय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7.5 लाख करोड़ तक हमने लाकर रख दिया है। मतलब 3.5 गुना वृद्धि हुई है। और इसलिए तो अलग अलग सोच है इस देश में। वो सरकार थी 2014 के पहले जिसकी सोच थी कि विकास को बाधित करने की मंशा विपक्षियों को विपक्ष बनाती है। विकास को बाधित करने की मंशा विपक्षियों को विपक्ष बनाती है और बिना पक्षपात की लोक सेवा करने का दृढ़ संकल्प भाजपा को भाजपा बनाती है। और ये तथ्यों के आधार पर आपके समक्ष में ये बयान कर रहा हूं। अधोसंरचना के साथ जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम गति शक्ति की, जहां देश के 7 मंत्रालयों को एक ही माले में पिरोकर किसी भी योजना को जल्द से जल्द क्रियान्वयन करना और पैरेलल ट्रैक पे क्रियान्वयन करना। कितने बार आपने और हमने अनुभव किया है, आप लोगों ने कितने बार लेख लिखा है कि पहले सड़क खोद दी जाती है, नई सड़क बनाई जाती है, फिर दोबारा वही सड़क खोदी जाती है बिजली की लाइन डालने के लिए, फिर तीसरी बार वही सड़क खोदी जाती है पानी की लाइन डालने के लिए। गति शक्ति की योजना सारे भारत, चाहे वो मेरा मंत्रालय नागर विमानन हो, चाहे सड़क हो, चाहे जल के आधार पर ट्रांसपोर्ट का मंत्रालय हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, सारे के सारे मंत्रालयों को एक ही सॉफ्टवेयर में जोड़कर जितनी भी अधोसंरचना उसी पैरेलल ट्रैक पे लगानी है, एक साथ ही लगाई जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। गति शक्ति के आधार पर ये 7 इंजन साथ चलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए टारगेट रखा गया है 25,000 किलोमीटर इसी वित्तीय वर्ष के। अगले 3 वर्ष के अंदर 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे गति शक्ति के आधार पर, ताकि जो वर्तमान में भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है जो 12 से 13% है,
उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को गिराकर केवल भारत देश के अंदर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत तक हम अपना उत्पादन सबसे कम से कम दाम पे हम लोग पहुंचा पाए। इसी के साथ जुड़ी हुई है एमएसएमई सेक्टर, छोटी और मध्यम उद्योग, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मैंने संभाला है। 30% भारत का उत्पादन एमएसएमई सेक्टर से आता है, 40% भारत का निर्यात एमएसएमई सेक्टर से आता है। और इस सेक्टर के लिए हमारे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत, ईसीएलजीएस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस साल हमने किया है बजट में। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जो कोरोना से बहुत प्रभावित हुआ था, 50,000 करोड़ का आवंटन किया गया है ईसीएलजीएस स्कीम के अंतर्गत। और स्वतः एमएसएमई मंत्रालय का आवंटन 26% बढ़ाकर 15,000 करोड़ से 22,000 करोड़ इस बजट में हमने नया आवंटन किया है। हमारी सोच और विचारधारा है कि चाहे एमएसएमई हो, चाहे टेक्नोलॉजी और डिजिटल फर्स्ट नेशन की सोच हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का क्रियान्वयन होने वाला है, जिसके आधार पर हर देश के गरीब के हर बालक और बालिका को कोर्सेज लेने की एक नई सुविधा हम लोग आरंभ करेंगे। तो ये बजट महामारी के वातावरण में भी हमारे लड़ने की क्षमता को उजागर करता है। हमारे फाउंडेशन मजबूत है, हमारी दिशा सही है और हमारी गति तेज है। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री जी की विचारधारा के आधार पर भारत अपना परचम विश्व स्तर पर लहराएगा, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है। चर्चा के साथ साथ यह भी अति महत्वपूर्ण होता है कि जिस महत्वपूर्ण राज्य और मेरे दिल के करीब राज्य छत्तीसगढ़ में आज उपस्थित होने का मौका मुझे मिला है। इस बजट में जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी रेखांकित किया गया है, उसका भी मैं उल्लेख करूं। इतिहास में संघीय ढांचे के आधार पर सोच विचारधारा प्रधानमंत्री जी की सदैव रही है कि राज्य शक्तिशाली बनेंगे तो देश शक्तिशाली बनेगा। और 15वीं फाइनेंस कमीशन के आधार पर जो 32% राशि बंटवारा के तहत राज्यों को मिलता था, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 42-43% तक बढ़ाया गया है। मतलब 8 से 9% बढ़ाया गया है। और इस वर्ष अकेले हमारे इस बजट में हमारे राज्यों को 3 लाख करोड़ अतिरिक्त फंड्स का डेवल्यूशन केंद्र से राज्य को दिया जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त केवल इस वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी दी जाएगी। इसी के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अधोसंरचना की लाई गई है। बिलासपुर दुर्ग के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। कई नई लाइनों की सर्वे की जाएंगी। उदाहरण के तौर पर साजा, भाटापुरा, बीजापुर, किरदुल, भटगांव, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, अंबिकापुर से गढ़वा, नारायणपुर से दंतेवाड़ा, ऐसे कई लाइनों की नए सर्वे की जाएंगी। पेंड्रो से गेवरा रेल लाइन 121 किलोमीटर की नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा।
17 परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है। दुर्ग झरसुगुड़ा, दल्ली राजहरा से जगदलपुर, रायगढ़ से माड़कोलोरियारी, पेंड्रो रोड से गेवरा रोड, रायपुर से झरसुगुड़ा, ऐसे कई लाइनों के लिए राशि दी जा रही है। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ से की गई मांग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी आवंटन किया जा रहा है। भारतमाला एक्सप्रेसवे के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए फंड्स का आवंटन किया जा रहा है। बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट्स के लिए को भी, और छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के आधार पर 1800 करोड़ रुपए से अधिक राशि की आवंटन की जा रही है, ताकि सीधे सीधे उनके खाते में पहुंच पाए। मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। सहनशीलता से आपने मेरी बात सुनी। आपकी तरफ से अगर कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का भी जवाब देने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये ले लेते हैं। ये इधर है, इधर यही से बोल रहे। सर, मैं सौरभ सिंह परियार IBC 24 से था। मेरा एक सवाल था कि आप लोगों ने इस पूरे बजट को अमृत काल का नाम दिया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि अमृत जैसी कोई चीज है ही नहीं। और आखिर अमृत काल का नाम क्यों दिया गया, जहां पर महंगाई बढ़ी हुई देश में, जहां पर किसान जो है पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, नाम क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इसका उत्तर मैंने अपने वक्तव्य में दे दिया। इन लोगों की मंशा और सोच है कि विकास में बाधा उत्पन्न करना और विकास में बाधा के रूप में ही मंशा के आधार पर कार्य करना। उन विपक्षियों को विपक्ष में बैठने का अधिकार देश की जनता ने दे दी। ठीक। भारत का अमृत काल जी हर भारतीय के लिए गर्व का समय, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। और प्रधानमंत्री की कल्पना और सोच है कि भारत के अमृत काल से शताब्दी तक, ये 25 वर्षों के समय में ऐसी सोच विचारधारा की कल्पना और क्रियान्वयन की शुरुआत होनी चाहिए, जिसके आधार पर भारत का परचम विश्व में हम लहरा पाए। 8 साल में आज भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति ये हो चुकी है कि हम विश्व के सबसे 5 बड़े आर्थिक शक्तियों के रूप में हम लोग उभरे हैं। ये वो 70 साल का भारत नहीं है जो पिछड़ा हुआ भारत के दर्जे पे आता था। आज विश्व के पटल पर जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरा विश्व सम्मान के दृष्टिकोण से हमारे देश को देखता है। ये अमृत काल का भारत है, और जिन विपक्षियों को उस अमृत काल के प्रति ये सोच और ये विचारधारा है, तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे। सिंधिया जी, मैं न्यूज 24 से वैभव सिंधिया जी। आप जरा हाथ उठा लेंगे ताकि जी हाँ इधर जी जरा आप अपना माइक, हाँ थैंक यू। मैं बोलूं? क्या हाल है वैभव? जी मैं इधर। हाँ नहीं, वैभव उधर है, मैं संजीव। हाँ संजीव, चलो जी आपने हाथ उठा लिया। जी वैभव न्यूज 24 से। सर, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की एक बड़ी मांग रही है और कार्गो सेवा की, क्या वो पूरी की जा रही है? क्योंकि बजट में तो ऐसा कुछ है नहीं। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं? जी छत्तीसगढ़, रायपुर। तो जहां तक रायपुर की पहले तो ये आपको मैं बता दूं वैभव की एक हवाई अड्डे या विमानतल की बात बजट में नहीं की जाती। जहां तक रायपुर का सवाल है, वर्तमान में आई क्लास, जिससे शायद आप भली भांति परिचित हों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्गो लॉजिस्टिक्स और एलाइड सर्विसेज कंपनी है, जो देश में कार्गो का कार्य करता है। वर्तमान में हम लोगों का 460 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है हमारे पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में, मतलब 4500-5000 स्क्वायर फुट का जगह है, जिसके आधार पर 15
रायपुर से बाहर ले जाने की हमारी क्षमता है। 18-19 में 5,000 मेट्रिक टन का व्यवसाय कार्गो का रायपुर से हुआ है। 2019-20 में 6,300 मेट्रिक टन। और ये आप अनुमान लगाओ कि कोरोना के वातावरण में वैभव 21-22 में 20-21 में जब पहली लहर आई और दूसरी लहर आई, उस वातावरण में भी रायपुर से 5,000 मेट्रिक टन का कार्गो का व्यवसाय हम लोग ने किया है। अब हमारी सोच है दूरगामी, हमारी सोच है प्रगति कारक। तो हमारा मास्टर प्लान बन रहा है रायपुर एयरपोर्ट के लिए कि जहां 460 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र रेखांकित वर्तमान में है, उससे 10 गुना बढ़ाकर 4,500 स्क्वायर मीटर की कार्गो फैसिलिटी हम लोग रायपुर में बनाना चाहते हैं, मतलब 50,000 स्क्वायर फुट। और जहां आज वर्तमान में 15 मेट्रिक टन प्रतिदिन कार्गो का व्यवसाय रायपुर से होता है, हमारी क्षमता होगी 50 मेट्रिक टन प्रतिदिन कार्गो की क्षमता रायपुर से करवाने की, मतलब 3.5 गुना आने वाले दिनों में। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की आपने बात की, हमारी सोच विचारधारा है कि आवागमन की सुविधाएं छत्तीसगढ़ में हम लोग जितना भी हम लोग बढ़ा पाएं, क्योंकि आने वाले समय में नागर विमानन क्षेत्र ही आवागमन की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है पूरे देश में। पर इसमें जो सहायता और जो कार्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रायपुर हवाई अड्डे के 24 एकड़ जमीन जो हैंडओवर करनी है ताकि हम अपने रनवे लेंथ को और बढ़ा पाए, 2,300 मीटर से हमने 3,105 मीटर तक बढ़ा दिया है, लेकिन वो जमीन आज तक आवंटित नहीं। बिलासपुर की भी वही स्थिति है कि जो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, वो प्रदेश सरकार ने उसका हस्तांतरण कैंसिल कर दिया है। अब प्रगति हम कैसे कर पाए जब तक वो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नाम पर न की जाए। तो ऐसे कई बाधाएं जो आ रही हैं प्रदेश सरकार के साथ, और मैंने हमारे मुख्यमंत्री के साथ कई बार चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें नागर विमानन क्षेत्र में शायद रुचि ना हो या उत्सुकता ना हो। मौका दे दो यार, बेचारा इतने टाइम से हाथ उठा रहा है। मेरा नाम संजीव। देखिए ना, आप हाथ उठा रहे हैं पर सब लोग चिल्ला रहे हैं, तो मैं आपके सहायता के लिए आगे आया हूँ। नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर भी मैं बेचारा नहीं हूँ। मेरा 2 सवाल है सिंधिया साहब। मैं संजीव गुप्ता हूँ, पीटीआई भाषा से जी। पहला सवाल ये है कि 9.2 विकास दर की हमने संभावना जताई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि अमीरों और गरीबों के बीच नहीं, संजीव नाम है ना आपका? जी। हाँ संजीव, ये अनुमान नहीं लगा है, ये वस्तुस्थिति है। मैं बात कर रहा हूं वार्षिक 2021-22 की। ओके, 9.2% की ग्रोथ हम लोग ने हासिल की है। अगले वर्ष का हम लोगों का टारगेट अनुमान है करीब 8-8.5% का, मतलब 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक जी। तो ये इसमें ये है कि एक तरफ रिपोर्ट्स भी ये आ रहे हैं कि गरीबों और अमीर के बीच, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो भी बढ़ी इस कोरोना काल के दौरान। तो उसको दूर करने के क्या प्रयास किए जाएंगे? सवाल नंबर 1। दूसरा, मैं पहले इसका जवाब दे दूं फिर आप। जी प्लीज। मेरे आधे घंटे के वक्तव्य के बाद आप पूछ रहे हैं कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूरा बजट जो आपने बात की है वो वास्तविकता है, और वो भारत की वास्तविकता नहीं है, वो विश्व की वास्तविकता है कि 100 साल बाद जो वैश्विक महामारी आई है, उससे हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया गया। 18 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों की नहीं, लेकिन बच्चों की भी जिंदगी को प्रभावित की गई। अब आप अनुमान लगाओ कि 2 साल हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पाए। वो 2 साल जब उनको अपने मस्तिष्क को की चौड़ीकरण और गहराईकरण उस स्कूल के वातावरण में होती है,
और इसलिए ये बजट को अगर आप देखते हो, मैंने आपको कहा, चाहे हम आवास योजना की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम जल जीवन की बात करें, चाहे हम एमएसपी की बात करें, चाहे हम एमएसएमई की बात करें, हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में रखा गया है ताकि उनको अवसरों का भंडार मिले, ताकि उनकी हुनर को हम दोबारा वापस पूर्ण जीवित हम लोग कर पाए। मेरा दूसरा सवाल रह गया जी। दूसरा सवाल ये था कि आपने राहुल जी के साथ काम किया है, आरपीएन सिंह साहब ने भी राहुल जी के साथ काम किया है, दोनों अलग हो गए हैं। क्या कारण है कि जो युवा वर्ग है वो अब राहुल गांधी के साथ काम नहीं करना चाह रहा है? देखिए संजीव, मेरी जीवन में सदैव ये प्राथमिकता रही है कि मैं अपना समय अपने वर्तमान के लिए और अपने भविष्य के लिए, जनसेवा के लिए, उस पर मैं ध्यान दूं। मैं अपने अतीत में ध्यान नहीं देना चाहता। आपका प्रश्न अगर मेरे वर्तमान में हो या भविष्य पे हो, उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। सिंधिया साहब इधर से। जी, फिर आपका। सर, मैं योगेश मिश्रा हूँ सुदर्शन न्यूज चैनल से। जी, कैसे हैं योगेश जी? बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अक्सर अंत्योदय की बात करते थे और लगातार एक बात सुनने को मिलती है कि जो हवाई चप्पल वाले हैं वो जब हवाई यात्रा करने लग जाएंगे तो देश का विकास जो है और प्रगतिशील हो पाएगा। जिस तरह से महंगाई की बात लगातार आती है सर, विपक्ष लगातार निशाना भी साधता है। एक तो ये सवाल कि महंगाई को लेकर के जिस तरह के आंकड़े लगातार बताए जाते हैं, आम आदमी के लिए सर उनका पेट्रोल, डीजल, रोज का जो खाद्य तेल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक आम आदमी संतुष्ट हो जाए इस बजट से, उससे आप समझाइए, पहला सवाल। और दूसरा, जो दूरियां हैं, जैसा इन्होंने भी सवाल में पूछा कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई यात्रा कर पाए, इसको लेकर किस तरह स्टेप उठा रहे हैं आप लोग? आपका जो उड़ान योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक, शायद इतनी महत्वाकांक्षी योजना अधोसंरचना के किसी क्षेत्र में भी हमारे इतिहास में नहीं क्रियान्वयन, जहां सरकार के द्वारा एक तरफ टैक्स लगाया जाता है और दूसरी तरफ वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है ताकि आम नागरिक के लिए आवागमन नागर विमानन क्षेत्र के दर्ज पर सस्ता हो पाए। हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। मैं देखता हूं नागर विमानन मंत्री के रूप में जो पहली प्राथमिकता सदैव दी जाती थी बड़े बड़े मेट्रोज की, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, आज हमारे सरकार के अंतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है छोटे छोटे शहरों की। 70 साल में जब केवल 74 एयरपोर्ट इस देश में बने थे योगेश जी, 70 साल में, आज 8 साल के अंदर 66 नए एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी भारत में बने। 74 वर्सेस 140 आज। और मैं आपको कई उदाहरण दे दूं, हमारे राज्य के समीप उड़ीसा की झरसुगुड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां हवाई पट्टी गायब हो गई थी, कोई झरसुगुड़ा का नाम नहीं लेता था। इतनी क्षमता झरसुगुड़ा के अंदर। 300 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का था। झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट बना, उसका लोकार्पण किया। आज देश के 15 शहरों के लिए फ्लाइट झरसुगुड़ा से जाती है। 5 लाख यात्री झरसुगुड़ा से। और यही कहानी दरभंगा की है, यही कहानी रूपसी की है असम में। तो जो ग्रोथ आने वाला है वो ग्रोथ अब 7 करोड़ यात्री दिल्ली से नहीं आने वाला, 50 करोड़ यात्री, 5 करोड़ यात्री बंबई से नहीं आने वाला। वो ग्रोथ हमारे छोटे छोटे शहरों से आने वाला है। इसलिए मैं आपके मुख्यमंत्री को कह रहा हूं, आइए आगे, भागीदारी लीजिए। केवल रायपुर नहीं, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर एयरपोर्ट्स बनाइए।
क्योंकि अगर आर्थिक विकास छत्तीसगढ़ का करना है तो हवाई अड्डा और नागर विमानन क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण अंग किसी राज्य के लिए इस देश में बन चुकी है। निवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाता है तो पहला प्रश्न पूछता है, कनेक्टिविटी है आपके यहां? अगर कनेक्ट, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा प्लान है कि जो हम लोग ने 74 से 140 तक हम लेके आए हैं भारत में हवाई अड्डे, वो 140 को 2025 तक हम 220 तक ले जाना चाहते हैं। और नए एयरलाइंस बन रहे 15 साल बाद। आप और हम तो सदैव योगेश जी सुनते थे कि फलाना एयरलाइन ठप हो गया, ढिमका एयरलाइन ठप हो गया। पहली बार 15 साल बाद 2 नए एयरलाइन आ रहे हैं इस साल, आकाशा और जेट, जिसकी नई जीवन हो रही। कई रीजनल एयरलाइंस बन रहे हैं। तो आवागमन की सुविधा आने वाले समय में नागर विमानन क्षेत्र से बहुत बढ़ेगी और आम जन के लिए ये बढ़ेगी। जो फेयर्स आज, आपको आश्चर्य होगा, एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं। मैं रेलवेज की अगर हम बात करें, वर्तमान में सेकंड क्लास एसी से ऊपर, क्योंकि हमारी कंपटीशन सेकंड क्लास एसी से ऊपर ही होगी रेलवे में, क्योंकि एसी होता है प्लेन में। 18.5 करोड़ यात्री हैं रेलवेज में। नागर विमानन क्षेत्र में वर्तमान में भारत में, मैं कोरोना काल के 1-2 साल की बात कर रहा हूं, 19-20, 14.5 करोड़ यात्री। लेकिन रेल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सेकंड एसी फर्स्ट एसी की बात कर रहा हूं, केवल वहां केवल नागर विमानन क्षेत्र में 10.5% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो ये जो गैप दिख रहा है केवल 4 करोड़ का, वो गैप भी हम लोग आने वाले समय में ब्रिज करेंगे। और उसी के साथ जुड़ा हुआ, अगर आप 10 घंटे की रेल यात्रा की समीक्षा करोगे, उदाहरण के तौर पर अगर मुझे दिल्ली से भोपाल जाना है या दिल्ली से रायपुर आना है ट्रेन से, ट्रेन का फेयर का भाड़ा आप लो और रेल और नागर विमानन क्षेत्र का भाड़ा आप लो। जहां 10 से 12 घंटे की यात्रा है ट्रेन में, वहां नागर विमानन क्षेत्र का भाड़ा रेल के भाड़े से 10 से 15% कम। तो उड़े देश की आम नागरिक केवल एक कथन नहीं है, आज क्रियान्वयन हो रही। सर ये महंगाई का भी सवाल आपने पूछा था। मैं आपसे अगर निवेदन कर दूं कि एक प्रश्न में एक ही पूछ लेना कृपा करके। अब मैं 2 का जवाब दे रहा हूं। मैं इनका जवाब दे दूं। जरूर महंगाई एक विश्वव्यापी एक वातावरण आज बन चुकी है। ये आप मत भूलो कि पेट्रोल डीजल का दाम आज $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जो कांग्रेस के जमाने में, और उसके बाद भी आप देख रहे हो इस बजट में हर क्षेत्र में, चाहे अधोसंरचना हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो, घर हो, किसान हो, एमएसपी हो, हर जगह 30 से 40% वृद्धि की है, ताकि आम इंसान को वो सुविधा मिल पाए, ताकि वो अपना जीवन यापन सुगमता से कर पाए। मैं हमारी सर नमस्कार, मेरा नाम मोनिका दुबे है। मैं आईएनएच न्यूज हरिभूमि से मीडिया समूह से हूँ। सर मेरे 2 छोटे प्रश्न हैं। सबसे एक कर लेंगे कृपा करके, नहीं तो दूसरों को मौका नहीं। दोनों आंसर समाहित करके दीजिएगा क्योंकि दोनों रिलेटेड है। सर्वप्रथम ये सर कि छत्तीसगढ़ के सीएम ये कहते हैं कि अब तो एयर इंडिया भी बिक गया। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान करना चाहता हूं। और सर मेरा दूसरा छोटा प्रश्न ये है कि रायपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है, लेकिन यहाँ की जो एयर कनेक्टिविटी है वो अभी भी उतनी सही नहीं है। तो क्या रायपुर को इसकी सौगातें मिलेंगी? देखिए, पहले आपका वक्तव्य था भूपेश बघेल जी के बारे में या प्रश्न था, मैं समझ नहीं पाया हूं। लेकिन न जाने क्यों जब भी मेरा नाम आता है तो भूपेश जी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं।
मुझे इस बात की खुशी है। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस स्थिति में गया 10 सालों में उनकी ही पार्टी की सरकार के द्वारा कुछ आंकड़े आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं और फिर आप ही निर्णय लो क्या सही है क्या गलत है। मैं उसमें अपना पक्ष नहीं रखूंगा। 14 साल में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के बाद सब लोगों ने कहा था सरासर गलत है। पूज्य पिताजी के समय में भी यह विषय उठा था। वे भी नागर विमानन मंत्री थे और उन्होंने सरासर कहा था कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मर्जर होना चाहिए तो होना चाहिए इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत के बीच में, जो उस समय में उन्होंने किया था। एक इंटरनेशनल एयरलाइन होना चाहिए एयर इंडिया के रूप में और दूसरा हमारे देशी एयरलाइन होना चाहिए इंडियन एयरलाइंस के रूप में, एक हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर। कांग्रेस के द्वारा यह मर्जर किया गया। उसके आधार पर देश की जनता को क्या मिला? 14 साल में 82,000 करोड़ का लॉस। 1,000 करोड़। कंपनी प्रॉफिट में होती थी। आंकड़ा नंबर 1, इन 14 सालों में 55,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इक्विटी के रूप में एयर इंडिया में राशि डाली। करोड़ रुपए का गवर्नमेंट गारंटी और पिछले हफ्ते तक 27 जनवरी तक एयर इंडिया की वस्तुस्थिति ऋण की 62,000 करोड़। अब चारों आंकड़ों का समावेश करिए आप। 1,000 करोड़ का लॉस, 54,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन, 55,000 करोड़ का गवर्नमेंट गारंटी और 62,000 करोड़ का डेट। कुल मिलाकर आप बात कर रहे हैं 2.5 लाख करोड़। किसका पैसा? भारत के नागरिक का पैसा। अब प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार और 130 करोड़ भारत के नागरिकों का पैसा एक विमान के कंपनी के लिए चलाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, या योगेश जी का प्रश्न गरीबों के लिए दिया जाना चाहिए, मकान के लिए दिया जाना चाहिए, सड़क के लिए दिया जाना चाहिए, किसान के लिए दिया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प था कि अब स्टॉप लगाना है। बहुत कठिन वातावरण में यह संभव हो पाया है और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय डग होकर नहीं खड़ा रहा। चर्चा क्या संभव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे हम लोग कर सकते हैं। इटरेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस तब सफलता हमें हासिल हो पाए। नवीन ग्राहकों को, ओनर्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमने वो कंपनी पूरा डेट हटाकर उनको दी है और यह भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि एयर इंडिया
डेट फ्री हुई है। केवल उनके बिड में जो 18,000 करोड़ का बिड था, वो शर्त लगाया गया था कि 85% आप डेट लोगे और 15% आप इक्विटी के रूप में भारत सरकार को चेक दोगे। तो 15,300 करोड़ रुपए का डेट गया है एयर इंडिया के साथ, 2,700 करोड़ रुपए का चेक भारत सरकार को मिला है। उसके अतिरिक्त वो 62,000 करोड़ सब पूरा रीपेमेंट हो चुका है एयर इंडिया का, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा। और जो एयर इंडिया की होल्डिंग कंपनी रह गई है, जिसमें एयर इंडिया की सब सारे बिल्डिंग, जमीन, आर्ट कलेक्शन, एयर इंडिया के बाकी 4 सब्सिडरी कंपनी, वो कंपनी भी पूर्ण रूप से डेट फ्री हो चुकी। तो दोनों कंपनी की बैलेंस शीट साफ, क्रियान्वयन सफलतापूर्वक ट्रांजैक्शन का, और भारत की जनता का जो 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि इस पर व्यय किया गया था, उस पर अंकुश लगाने का काम प्रधानमंत्री जी के सरकार ने किया। मंत्री जी एक मिनट सवाल है। हेलो, मैं देखिए, मैं में जाने के टाइम को मैं दे दूं भाई, सब इधर से आया, इधर से आया। नहीं, जरा नीले शर्ट में, जरा मैं हेलो, फिर आपसे मैं मिलूंगा। अरे बाप रे, एक ही सवाल है मेरे पास। ये तो आप वैसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग संसद में करते थे कि एक सप्लीमेंट्री मिलती थी तो उसमें भी हम 2 पूछ लेते थे। अंबिकापुर की एयरपोर्ट की आपने बात की, ये राज्य सरकार की एयरपोर्ट है, 250 एकड़ की। हमने ये निश्चय किया है कि उड़ान के अंतर्गत ATR की सुविधा के अनुसार उसे हम लोग उड़ान की योजना में हम डालने की हमारी विचारधारा है। लाइसेंसिंग अभी लंबित है अंबिकापुर की एयरपोर्ट की, और लाइसेंसिंग के लिए आप भली भांति परिचित हैं कि DGCA के द्वारा लाइसेंसिंग की प्रक्रिया की जाती है। DGCA ने अंबिकापुर की इंस्पेक्शन एक बार नहीं लेकिन 2 बार की, उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाकर कई मुद्दों को रेखांकित किया है, इसको सही करना है, ये करना है, और 2 बार हमने प्रदेश सरकार को दे दिया है। और उसके बाद जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है प्रदेश सरकार का, वो आज तक हमारे मंत्रालय में नहीं पहुंचा है। इसी के साथ साथ जब वो रिपोर्ट आएगा तब वो एरोड्रोम की लाइसेंसिंग की प्रक्रिया समाप्त होगी, और जब लाइसेंसिंग की प्रक्रिया समाप्त होगी, हमने ये आश्वासन दिया है कि अकेले अंबिकापुर की एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ रुपए हमने आवंटित किया है हमारे बजट में, वहां की फैसिलिटी की प्रगति के लिए और वहां के विकास के लिए। पर यही मैं रेखांकित आपको करना चाहता हूं, और जब मौका मुझे मिला है तो बाकी एयरपोर्ट्स की भी बात कर लूं। मैं रायपुर की मैंने बात कर ली, बिलासपुर में जैसे मैंने आपको कहा कि 350 एकड़ की जमीन आज भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रेखांकित करने कई पत्राचार हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एक कदम आगे नहीं गिरी। तो किस आधार पर हम लोग उस प्रगति और विकास पर हम लोग आगे चले? रायगढ़ के एयरपोर्ट के लिए हमने 280 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए, आपके ATC के लिए, टर्मिनल बिल्डिंग के लिए हमने रेखांकित किए हैं। 592 एकड़ की जमीन ट्रांसफर होनी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, उस पे एक कदम आज तक नहीं लिया गया। और अंबिकापुर की बात मैंने आपको कर ली। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास और प्रगति नागर विमानन क्षेत्र में हम लाएं, और शायद आज जब आपके जरिए एक संदेश मुख्यमंत्री को अगर जाए
तो शायद उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन आए, क्योंकि मैं तो उत्सुक हूं छत्तीसगढ़ में विकास करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन का